सबसे पहले हम लोग जो है आज 10वीं कक्षा का गोधूली भाग 2 है ना, इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमारे चैनल को पहली बार जो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारा प्रयास रहेगा आपको अच्छे तरीके से समझाएं और आप अपनी भाषा में अपने परीक्षा में ज़रूर अच्छे से लिख पाएंगे, ये मुझे पूरी तरह से आशा है। आशा ही नहीं, भरोसा भी है। तो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और उसके बाद जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और पसंद आया है तो कमेंट भी कीजिए। यदि कोई त्रुटि हो हमारे वीडियो बनाने में कहीं पर किसी भी तरह का, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और हमको सलाह दे सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है गद्य खंड का, भीमराव अंबेडकर जी का। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है। ये भी प्रश्न पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसमें वही चीज़ है कि शुरुआत में जो है श्रम विभाजन के आधार पर लोगों का काम का बंटवारा हुआ था समाज में, लेकिन धीरे धीरे वह क्या बन गया, एक रोग के तरह हो गया है। आज समाज में क्या हो गया, जाति प्रथा हो गया है, ऊंच नीच का भेदभाव होता है। इन्हीं पर चर्चा भीमराव अंबेडकर जी ने किया इस निबंध में। ठीक है, और उसके बाद दूसरा चैप्टर है नलिन विलोचन शर्मा जी का। ठीक है, विष के दांत चैप्टर का नाम है। इसमें एक अमीर बाप का बिगड़ेल बेटा होता है ना, जिसको कि ये पता नहीं होता है किसके साथ किस तरह का व्यवहार करें, और इसी पर कहानी है किस तरह से जो है उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो इन चीज़ों पर यह कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो है कि हमारे समाज में किस तरह से अंतर है, भेदभाव किया जाता है। तीसरा कहानी है हमारा मैक्स मूलर लेखक है इनके, भारत से हम क्या सीखें। ठीक है, तो मैक्स मूलर भारत आए थे घूमने के लिए, उनको भारत की संस्कृति बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसी पर यह कहानी है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कहने का मतलब यह हो गया कि जानवर तो अपना नाखून काटता नहीं है ना, इंसान को भी नाखून होता है। नाखून बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है। इस चैप्टर में लगभग एक तरह से बोल सकते हैं मोटा मोटी कि चैप्टर का उद्देश्य यही है कहना कि इंसान क्या है, इंसान तो इंसान है, जानवर है नहीं, इसलिए नाखून काटते हैं हम लोग, है ना। तो अपने मनुष्यता को दिखाने का प्रयास करते हैं। गुणाकर मूल्य जी का अगला चैप्टर है नागरी लिपि। इसमें यह बताया गया है कि लिपि का आविष्कार कैसे कैसे हुआ, है ना। लिपि की शुरुआत कौन सी लिपि है, कुछ लिपि के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। देवनागरी लिपि का चर्चा है, नागरी लिपि का चर्चा है, ब्राह्मी लिपि का चर्चा है, खरोष्ठी लिपि का चर्चा है इस कहानी में। अगला छठा चैप्टर जो है हम लोग का अमरकांत जी का है। एक बहादुर नाम का लड़का होता है, छोटा सा लड़का, जो कि माँ उसके घर में होता है, बहादुर के घर में, और माँ अकेला बेटा होता है, पिता होते नहीं है, पिता का साया उसके ऊपर से उठ गया होता है। तो जिसके कारण बच्चा जो है बहुत दिन घूमते फिरते रहता है, माँ का मदद नहीं करता है। और अचानक एक दिन माँ गुस्सा करती है तो बच्चा जो है घर से रूठ करके भाग जाता है, और वह लेखक जो है उनको अपने यहाँ नौकर के रूप में रख लेते हैं। और इसी तरह का कहानी है। और वह बच्चा सीधा साधा था, भले बदमाश हो घर में, अपने माँ के लिए थोड़ा सा नटखट हो, लेकिन बच्चा सीधा साधा था और उस पर चोरी का आरोप लगता है। फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, बाद में फिर पैसा मिलता है तो पछतावा भी होता है लेखक के घर वाले को। तो ये चीज़ें हैं। अगला कहानी है सातवां कहानी जो हमारा है रामविलास शर्मा जी का, परंपरा का मूल्यांकन, है ना। हमारा परंपरा, हमारी रीति रिवाज, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। रामविलास शर्मा इनके लेखक हैं। परंपरा के मूल्यांकन का यह भी एक निबंध है। और आठवां कहानी है बिरजू महाराज का जित जित मैं निरखत जाऊं। बिरजू महाराज के सभी धर्मों के प्रति एक श्रद्धा, है ना। बांसुरी वादक थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, डुमराव के रहने वाले थे, है ना। तो इन पर कहानी है कि किस तरह से इन्होंने जो है मुस्लिम होते हुए भी जो है भगवान विश्वनाथ के मंदिर की तरफ मुंह करके पहले उसकी स्तुति करते थे, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। इसके अंदर सद्भावना थी, अच्छी भावनाएं थी। अगला कहानी है अशोक वाजपेयी जी का आवन्यो ललित रचना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। विनोद कुमार शुक्ल का कहानी है मछली। मछली में यही आवन्यों के बारे में मैंने चर्चा नहीं किया है। वह एक तरह से जो है फ्रांस में एक चर्च होता है, वहाँ पर जो है ललित कला या पेंटिंग का काम होता है। वहाँ लेखक जाते हैं,
उसको अपने दोस्त की याद आती है ना, उसके साथ कुछ किताबें कुछ कैसेटें रहती है, तो यही सब कहानी है इसमें। तो और अगला जो है विनोद कुमार शुक्ल का मछली कहानी, खास करके यह जो है बेटी के बारे में, मछली को बेटी के समान बताया गया है ना। जिस प्रकार मछली तड़प करके कुछ नहीं कर पाती है, बेटी भी क्या है मूक रहती है, छटपटा करके घर में रह जाती है ना, ऐसा ही कुछ होता है। चूंकि उसको मार लगता है कहीं पर, उसका जो है किसी से प्रेम हो जाता है, इसी तरह से कुछ है। बेटियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से बेटी जो है चुपचाप हर चीज को सहन कर लेती है समाज में। यतिन देव मिश्र का कहानी है नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र यानी कि व्यक्ति विशेष यह कहानी है, नौबत खाने में इबादत। और लास्ट कहानी जो है हमारा महात्मा गांधी का, कहानी नहीं है यह, बल्कि एक तरह से शिक्षा शास्त्र है। गांधी जी चर्चा किए हैं कि शिक्षा और संस्कृति जो इनका पाठ है ना, इसमें यही बताया गया है कि शिक्षा किस तरह का होनी चाहिए, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा अभी के समय में दी जानी अति आवश्यक है, हमारी शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। अगला काव्य खंड में जो हमारा कहानी है गुरु नानक देव जी का है ना, राम बिनु बिरछे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कहने का मतलब इसमें भगवान राम के बारे में चर्चा किया गया है कि जो आदमी भगवान राम का नाम लेगा उसको क्या मिलेगा, उसको सबसे ज्यादा सुख शांति मिलेगा, इसी पर चर्चा किया गया है इसमें। और उसका एक अलग आनंद परम सुख मिलता है। रस खान तो हम लोग पहले से जानते हैं, रस खान जो है कृष्ण जी के भक्त थे, तो इन्होंने कृष्ण जी के बारे में लिखा है कि किस प्रकार राधा और कृष्ण का प्रेम था, है ना। तो और उसके बाद जो है करिल के कुंजन ऊपरी बारो, उसके बाद घनानंद के बारे में है। घनानंद अगला कहानी के कवि हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है वो, और सुबह नहीं ले बरखों। उसके बाद प्रेम घन है स्वदेशी, उनके चैप्टर हैं। स्वदेशी यानी हमारे देश में बनने वाली वस्तु, हम उनको अपनाएं या फिर इन्हीं चीजों से संबंधित है। सुमित्रा नंदन पंथ भारत माता, भारत माता के बारे में बताया गया है किस तरह से भारत माता का जो पुत्र है, संतानें हैं, जो खेत में मैले कपड़े पहन के, फटे पुराने कपड़े पहन करके मेहनत करते हैं, है ना, और उसको कितना सम्मान मिलता है, क्या स्थिति है देश के लोगों की, इसी पर चर्चा है। छठा है कविता रामधारी सिंह दिनकर जी का जनतंत्र का जन्म, है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी का जनतंत्र यानी कि जनतंत्र यानी लोकतंत्र, समझ रहे हो, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता जनार्दन होती है, इसी पर आधारित कुछ कहानी है मिलता जुलता। उसके बाद है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह कौन सी कहानी है? हिरोशिमा, हिरोशिमा के बारे में हम लोग परिचित है, जापान का हिरोशिमा, है ना, जहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी में द्वितीय विश्व युद्ध में जो है बम गिराया गया था 6 और 9 अगस्त को, तो उन पर थोड़ा बहुत कहानी में मिलता जुलता चीज है। कुंवर नारायण का एक वृक्ष की हत्या है, जिसमें कि लेखक जो है वृक्ष से बात करते हैं, और इसमें दोनों का जो है एक तरह से वृत्ति का चर्चा किया गया है। वीरेन डंगवाल हमारी नींद एक कहानी है, कविता के रूप में है वीरेन डंगवाल का हमारी नींद के बारे में। अनामिका अक्षर ज्ञान, कैसे बच्चा जो है, छोटा बच्चा जब होता है पहली बार अक्षर ज्ञान सीखना शुरू करता है, तो वह किस तरह से सीखता है, क लिखता है, कभी क का लाठी टेढ़ा हो जाता है, कभी क का गोल वाला भाग जाता है, या फिर कुछ और हो जाता है। तो बच्चों का प्रॉब्लम बताया है कि बच्चे के साथ क्या क्या होता है, छोटा बच्चा को, और उसी पर आधारित बहुत अच्छी कविता है। जीवनानंद दास लौट कर आऊंगा फिर, है ना, एक कहानी, ये कविता हो गया जीवनानंद दास के द्वारा। रेनर मारिया रेल के मेरे बिना प्रभु तुम, ठीक है। इन सब पे अच्छे तरह से हम लोग इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मैं संतुष्ट कर पाऊंगा, ठीक है। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। वीडियो देखने वाले हमसे सीनियर भी होंगे, तो उनको यदि कहीं भी मेरे बनाए गए वीडियो में त्रुटि लगे तो वो जरूर कमेंट करें, ताकि हम उसमें सुधार कर पाएं। धन्यवाद, थैंक यू।